Hello, third years. Good morning. Today we'll see we already completed the probability sampling technique, and today we'll finish this non-probability sampling technique. First मैंने बताया था कि sampling के दो techniques होते हैं, probability and non-probability. Probability के 5 types हैं जो हमने clear कर लिए हैं. Next today we'll see non-probability sampling technique. Understand? Non-probability sampling technique में simple सी चीज़ है, it is against the probability sampling. ये प्रोबेबिलिटी से एकदम अलग है. प्रोबेबिलिटी में हमने सब सारे पॉपुलेशन को इक्वल चांस देते थे, बट नॉन प्रोबेबिलिटी में वी आर नॉट गिविंग इक्वल चांस टू एवरीवन. इसमें हम इक्वल चांस सबको नहीं देंगे. ठीक है, दिस इज कॉल्ड दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सी, इट इज़ अ टेक्निक वेयर इन द सैम्पल आर गैदर्ड इन ए प्रोसेस दैट डज नॉट गिव ऑल इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इक्वल चांस टू बी सिलेक्ट इन दी सैम्पल. सबको इक्वल चांस नहीं मिलता है सिलेक्ट होने का, तो दिस इज कॉल्ड दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग every subject does not have a chance to be selected in the normal sample of the research study. So these are the definition of the non probability sampling technique. See, अब ये तो हो गया कि उसमें ऐसा होता है, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है वो देखो. इट इज़ अ टेक्निक वेयर सैम्पल आर गैदर्ड इन ए प्रोसेस दैट डज नॉट गिव इक्वल. सीम, जितने भी इंडिविजुअल हैं सब लोग को इक्वल चांस जहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं वहाँ पर हम इस टाइप के इस टाइप के टेक्निक्स यूज़ करते हैं. और इम्पॉर्टेंट चीज़ में एक और चीज़ है कि जहाँ पर हमें टाइम्स का बाउंडेशन है, टाइम्स का, मनी का और वर्क प्लेस का बाउंडेशन है, ऐसी ऐसी जगह पर हम इस टाइप के नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू पीपल आर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. अंडरस्टैंड नाउ, इफ़ यू प्रमोटेड इन फोर्थ ईयर तो आपको एक यू विल गेट 6 मंथ ड्यूरेशन, 6 महीने का ड्यूरेशन आपको मिलेगा, जिसमें 6 महीने में आपको आपका रिसर्च फिनिश करना है. तो विद इन ए टाइम पीरियड, अब 6 महीने का ही लिमिटेड टाइम पीरियड मिला है आपको, और लिमिटेड मनी भी आपको आपके पेरेंट्स प्रोवाइड करेंगे, और लिमिटेड रिसोर्सेज हम प्रोवाइड करेंगे, वर्क प्लेस हम प्रोवाइड करेंगे आपको. ठीक है, तो ऑल दीज लिमिटेशंस हैं आपके सामने, तो आप इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं यूज़ कर पाओगे, आप केवल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही यूज़ करोगे ऐसे सिचुएशन पे. तो दिस इज़ कॉल्ड दी, इफ़ देयर इज़ ए बाउंडेशन, देयर इज़ ए लिमिटेशन ऑफ मनी, टाइम, वर्क प्लेस एंड एवरीथिंग, दैट इन दिस सिचुएशन वी यूज़ द नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक. ऐसे ऐसे जगह पर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ द मेन फीचर्स ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यार मैं NPS भी कह दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये लंबा हो रहा है तो आप लोग समझ जाना. NPS बोल दूँगी तो NPS मीन्स नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. Understand? So next we'll see the uses of uses are same. जहाँ पर हम it can be used, जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी है, हमें जहाँ पर सिंपल रैंडम टाइप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, जहाँ पर रिसर्चर अपने जजमेंट से, अपने इच्छा अनुसार, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको सिलेक्ट करना हो, उसको बजट, टाइम, वर्कफोर्स, ये सब को ध्यान में रखते हुए ऐसे जगह से लेना है, तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक वो यूज़ करेगा. अंडरस्टैंड? देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. फर्स्ट इज पर्पसिव. सी, दिस इज ऑल्सो 5 टाइप्स: पर्पसिव, कन्वीनियंट, कंसेक्यूटिव, कोटा एंड स्नोबॉल. These are the 5 types of the non-probability sampling technique. मैं आप लोग से सबसे पूछूंगी. See, first we'll see the purposive. As the name is telling, purposive means the researcher will select the sample according to his or her purpose. According to, see, this, इसका नाम जजमेंटल भी, इसका और दूसरा नाम जजमेंटल भी है, अथॉरिटेटिव भी है, लेकिन समटाइम्स अथॉरिटेटिव यूज़ नहीं होता, जनरली जजमेंटल और कन्वीनियंट सैम्पलिंग ही, पर्पसिव सैम्पलिंग ही बोला जाता है. ठीक है, तो पर्पसिव सैम्पलिंग वो होता है, इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक सब्जेक्ट्स आर चूजन टू द पार्ट ऑफ द सैम्पल विथ ए स्पेसिफिक पर्पस इन द माइंड. रिसर्चर अपने पर्पस के हिसाब से ही चूज़ करता है. सी दिस एग्जाम्पल. See, in this, the researcher choose a sample based on who they think would be appropriate for the study. For example, you are going to do the research on dance class. Understand?
तो आप लोग को डांसर्स चाहिए, राइट? तो फर्स्ट ईयर के क्लास में आप गए हो, यू नीड टू हैव डांसर्स। आपका पर्पस ये है कि आपको डांस पे आप स्टडी करना चाह रहे हो, डांस पे कुछ भी स्टडी कर रहे हो आप, तो आपको डांसर्स की ज़रूरत पड़ रही है, जो स्टूडेंट्स डांस करते हैं। तो आप पर्पसली आप उन्हीं को ही प्रेफर करेंगे ना जो डांस करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप एक रिसर्चर हैं, आप केवल उन्हीं को ही लोगे जो आपके रिसर्च के लिए अप्रोप्रिएट हो, पर्पसफुल हो, यूजफुल हो। तो डेफिनेटली यू विल टुक द डांसर्स ओनली, अंडरस्टैंड? तो दिस इज कॉल्ड द पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें आप अपने अप्रोप्रिएट हो आपके रिसर्चर के अकॉर्डिंग, आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, और यूज़फुल होना चाहिए, ठीक है? दैट वी कॉल दी पर्पसिव सैम्पलिंग। बस पूरे पॉपुलेशन में से दिस इज़ होल पॉपुलेशन, एंड इसमें से आपको जो आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग, आप उसमें से ले सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार के कैलकुलेशंस जो हम प्रोबेबिलिटी में करते थे वो इसमें नहीं करना है। ये दिस इज़ वेरी ईजीएस्ट टाइप ऑफ ऑल द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स जो पढ़ाऊंगी मैं, सब बहुत इजी है। इसमें किसी भी प्रकार के स्टेप्स, ये स्टेज वेज कुछ भी नहीं फॉलो करना है, नॉर्मल है ये सब। रिसर्चर के ऊपर ही कंप्लीट डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के उसको चाहिए। सी, दैट्स ऑल अबाउट द जजमेंटल। नेक्स्ट इज कन्वीनियंट। कन्वीनियंट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल। कन्वीनियंट का नाम से ही पता चल रहा है, कन्वीनियंट मीन्स दी जो रिसर्चर को ईजिली अवेलेबल हो, जो रिसर्चर को कन्वीनियंट हो। सी फॉर एग्जांपल, मैं सेम एग्जांपल आप लोग को दूंगी। जैसे आप लोग को डांसर्स चाहिए था, अब आप लोग पूरा इंदौर जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है? अब आप जो आपके पास, जैसे आप लोग राव पीथमपुर के आसपास के लोग हैं, तो आप आसपास के ही इंस्टीट्यूट नर्सिंग कॉलेज को लोगे कि आप दूर के नर्सिंग कॉलेज को लोगे? जो आपको पास पड़ेगा, कन्वीनियंट होएगा आपके लिए, जो इजीली रेडिली अवेलेबल होएगा, जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, उन्हीं को आप प्रेफर करोगे ना। तो दैट वी कॉल द कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक। जो रिसर्चर को कन्वीनियंट लगता है, ही विल टेक दैट सैम्पल। वो उसी के आज, जैसे आपके राव पीथमपुर में सफ़ायर कॉलेज है, विक्रांत है, इंदौर नर्सिंग कॉलेज है, चौथाम नर्सिंग कॉलेज, ये आपको इजीली कन्वीनियंट पड़ रहा है कंपेयर टू बॉम्बे हॉस्पिटल, कंपेयर टू अरविंदो। तो ये सब बहुत दूर दूर है ना, तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगेगा आप उसी से ही अपना सैंपल सिलेक्ट करोगे। तो दैट वी कॉल द कन्वीनियंट सैंपल टेक्निक। हो गया, सेकेंड भी क्लियर है सबको? नेक्स्ट विल सी दी the purpose you completed, convenient sampling, clear. Next is consecutive. See, consecutive, it is a very similar to convenient sampling. Convenient sampling से थोड़ा सा similar है, except that it seeks to include all accessible subjects as part of the samples. See, अब इसमें convenient मैंने आपको बताया था, जो आपको easily convenient होगा। अब आप गए हो विक्रांत कॉलेज, इंदौर नर्सिंग कॉलेज और सफ़ायर नर्सिंग कॉलेज। जनरली इंदौर नर्सिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर के क्लास की स्टडी कर रहे हो आप, फर्स्ट ईयर क्लास में 50 स्टूडेंट्स आते थे जनरली, और उसमें से डांसर्स है 10, ठीक है? रोज़ के बाद बता रही हूँ। बट जिस दिन आप वहाँ पर स्टडी करने के लिए गए, उस दिन 10 डांसर्स में से केवल 5 अवेलेबल हुए। तो वो 5 अवेलेबल जो हुए वही आप लोगे। तो दैट वी कॉल दी एसेसिबल पॉपुलेशन और एसेसिबल सब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंड? जो अवेलेबल होंगे आप उन्हीं को ही पिक करोगे। दैट वी कॉल द कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग टेक्निक। सी अगेन आई एम रिपीटिंग, आप गए, जो कन्वीनियंट कॉलेजेस हैं, जो कन्वीनियंट पॉपुलेशन है, आप वहाँ पे गए। आप कन्वीनियंट पॉपुलेशंस में से आप जाकर देखें कि आपके स्टडी से रिलेटेड कौन कौन से मतलब मैच के सैम्पल्स हैं। जैसे 10 डांसर आप लोग को चाहिए एक इंस्टीट्यूट से, बट उस दिन अवेलेबल केवल 5 हैं। तो जो अवेलेबल हैं उन्हीं को एसेसिबल पॉपुलेशन कहते हैं, उन्हीं में से ही आप एसेसिबल में से ही आप अपने सैम्पल सिलेक्ट करोगे, सैम्पल लोगे। दैट प्रोसेस, दैट टेक्निक इज कॉल्ड दी कंसेक्यूटिव सैम्पलिंग टेक्निक। इज़ वेरी वेरी सिंपल, वेरी ईजी, ठीक है? जो अवेलेबल है हम उन्हीं को लेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा ही डिफरेंट है कोटा सैम्पलिंग। मैं 2 एग्जांपल आप लोग को बताऊंगी कोटा सैम्पलिंग के, देखती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आप
आप लोग के हिसाब से बताऊंगी। और सी कोटा सैम्पलिंग मीन्स जैसे इसमें जो एग्जांपल दिया दैट आई विल रीड फर्स्ट, आई विल टेल यू द एग्जांपल। See, for example, it is written over here. See, for example, if the basis of the quota, is college level, first you read the meaning of the quota sampling. इसमें क्या होता है, हम जो एक एक कोटा डिवाइड करते हैं, मीन्स एक एक ग्रुप डिवाइड करते हैं, कंप्लीट पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड किया है, एज, जेंडर, एज, रेस, रीजन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऐसा ऐसा करके कोटा डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द बेसिस ऑफ कोटा इज़ ए कॉलेज लेवल, अब आपका कॉलेज लेवल पे आपने कोटा डिवाइड किया है, इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अब आपको 100 सैम्पल साइज आपकी है। अब हर क्लास में से आपके 4 ईयर तक के स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हैं, चारों कोटा बन चुके हैं, और हर कोटा से आप 25 लोगे तब जाके आपके 100 सैम्पल्स होंगे। आपका पर्पस है 100 सैम्पल्स लेना। अब हर कोटा से आप 25 लोगे तब जाके आपके 100 सैम्पल्स होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो हर क्लास फर्स्ट ईयर में से 25 स्टूडेंट्स लेंगे, सेकेंड ईयर से 25, थर्ड ईयर से 25, फोर्थ ईयर से 25, तो ऐसे करके आप 100 सैम्पल्स आप सिलेक्ट करोगे। मीन्स हर कोटा से आपको थोड़े थोड़े अमाउंट में सैम्पल्स सिलेक्ट करना है, तब जाके आपका सैम्पल, इस प्रोसेस को कहते हैं कोटा सैम्पलिंग टेक्निक। नाम से पता चल रहा है, फ्रॉम एवरी कोटा यू नीड टू हैव सम अमाउंट ऑफ सैम्पल, अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड द कोटा सैम्पलिंग। नाउ स्नोबॉल से आप ये समझिए कि रेफरल सिस्टम, अंडरस्टैंड? हम जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी रिटायर्ड पर्सन, इंदौर में कितने होंगे आप बता सकते हो? कोई आर्मी रिटायर्ड पेशेंट, और या फिर एड्स के पेशेंट, HIV एड्स के पेशेंट्स कितने होंगे? तो मतलब जो ऐसे इस टाइप के जो स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक हम ऐसी जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पे रेयर अवेलेबल होते हैं। जैसे मैं वही बताया ना, आर्मी रिटायर्ड पेशेंट पे आपको स्टडी करना है, मान लो, तो बहुत रेयर मिलते हैं ना आर्मी रिटायर्ड, आप कहाँ ढूंढने जाओगे आर्मी रिटायर्ड पेशेंट? तो ऐसी जगह आप स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करोगे, रेफरल सिस्टम यूज़ करोगे। आपको अगर एक भी रिटायर्ड पर्सन अगर मिलता है तो ही विल रिफ़र अनदर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, एंड दैट अदर आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर विल रिफ़र अनदर। तो ऐसे कर करके एक चेन सिस्टम बनेगा, एक रेफरल सिस्टम बनेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक, अंडरस्टैंड? सी फॉर एग्जांपल, इसमें HIV एड्स पेशेंट जो कमर्शियल सेक्स वर्कर्स जो होते हैं, अब आप जानते हैं इंदौर में कितने कमर्शियल सेक्स वर्कर्स रहते हैं? तो हम नहीं जानते ना, जो रेयरली जो होती है चीज़ें, जैसे HIV एड्स के पेशेंट आपको केवल हॉस्पिटल्स में ही मिलेंगे। अब जो घर पे हैं, जो सफरिंग कर रहे हैं, या फिर जो पेशेंट फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, वो भी रेयर होते हैं, इतने बल्क में नहीं होते। तो ऐसे रेयर अवेलेबल वाले जो पेशेंट या फिर पीपल्स जो होते हैं, वो चेन सिस्टम, एक रेफरल सिस्टम बनाते हैं, वहीं से ही आप अपना सैंपल सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल अमित के फादर, मान लो अमित के दादाजी जो है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। अब मैं गई अमित के दादाजी के पास, बिकॉज आई एम डूइंग द डायबिटीज़ के बारे में स्टडी कर रही हूँ, आर्मी ऑफिसर्स को क्या डायबिटीज़ के चांसेस होते हैं, अब मैं इस पे स्टडी कर रही हूँ। अब मैं दादाजी के पास गई, उनसे पूछी कि दादा आपको क्या इस पे क्या अनुभव है कि आर्मी ऑफिसर्स को डायबिटीज़ होती है? तो वो अपना जो भी एक्सपीरियंस हो ही विल शेयर। उसके बाद मैं दादा से पूछूंगी कि दादा मुझे और बताइए, कोई यहाँ पर और आर्मी रिटायर्ड पेशेंट है? तो अमित के दादाजी ही मुझे बताएंगे कि और कोई आपको यहाँ पर मिलेगा, वो मेरे चाचा के लड़का का वो भी आर्मी रिटायर्ड है, वो उसके पास जाओ। तो ऐसे ऐसे करके मेरे सैंपल सिलेक्ट होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड द स्नोबॉल रेफरल चेन सिस्टम, अंडरस्टैंड? तो दिस इज़ कॉल्ड द स्नोबॉल सिस्टम, स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज कुछ छूट रहा है। ओके, ऑल डन। Purposive sampling technique, convenience sampling technique done, consecutive done, quota sampling done, snowball done, ठीक है? All this has done. See,
अब मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ। पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक पे रिसर्चर अपने पर्पस के अकॉर्डिंग सैंपल सिलेक्ट करता है। कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक में रिसर्चर को जो अप्रोप्रिएट लगता है, जो पास में लगता है, जो इजीली अवेलेबल होता है, आसपास के जो जहाँ मनी और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, ऐसी जगह से सैंपल सेलेक्ट करता है, तो दैट वी कॉल द कन्वीनियंट। कंसिक्यूटिव का मतलब होता है कि जो कन्वीनियंट प्लस एज ईजिली अवेलेबल। अब कन्वीनियंट मीन्स जो आसपास में अवेलेबल है और उस दिन कितने अवेलेबल है जिस दिन आप सैंपल सिलेक्ट करने गए हो, एसेसिबल पॉपुलेशन, तो दैट वी कॉल द कंसिक्यूटिव सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग मीन्स डिफरेंट कोटा से आपको थोड़ा थोड़ा सैंपल लेना है, दैट वी कॉल दी कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल, आई टोल्ड स्नोबॉल मीन्स रिफरल सिस्टम। ये पर्सन मुझे ये गाइड करेगा, अनदर ऐसा करके मुझे रिफरल चेन सिस्टम मिलेगा, वहाँ से मैं अपने सैंपल सेलेक्ट करूँगी, दैट वी कॉल दी स्नोबॉल सैम्पलिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट दी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। मुझे इंपॉर्टेंट आपको ये बताना था सैम्पलिंग एरर, दीज आर दी snowball sampling and all। और नेक्स्ट इज सैम्पलिंग एरर। सो सैम्पलिंग एरर कहाँ कहाँ पर मिलता है? फर्स्ट विल दीज आर दी सैम्पलिंग एरर्स। फर्स्ट इज साइज। अगर आपको अपना सैंपल का साइज लार्ज है और या फिर वेरी स्मॉल है, जैसे आपको इंदौर नर्सिंग कॉलेज में स्टडी करना है और आपका सैंपल साइज है 500। अब हमारे कॉलेज कैंपस में क्या 500 स्टूडेंट्स आते हैं? नहीं आते। तो साइज कहीं ना कहीं सैम्पलिंग एरर क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट वेरिएशन। समटाइम्स ऑब्जर्वेशन में बी चेंज ऑन डिफरेंट टाइम्स। क्या होता है, जैसे आप बीपी लेने गए हैं एक पेशेंट का, ठीक है, आप उस पेशेंट का बीपी अभी आपने लिया और आप फिर 15 मिनट बाद फिर से उसी पेशेंट का बीपी लेंगे, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट वेरिएशन। सब्जेक्ट मतलब आपके सैंपल वही है, मान लो शिव कुमार नाम का आपका पेशेंट है, उसका आपने बीपी लिया, अब उसका बीपी आपने 10 मिनट बाद फिर लिया तो फिर चेंज आया, उसी पर्सन का ही चेंज आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट वेरिएशन। ना ऑब्जर्वर वेरिएशन मीन्स अभी मान लो अभी मुकेश ने किया, उसके बाद हिना ने किया, उसके बाद अमिता ने किया, उसके बाद और किसका नाम बोलूँ उसके बाद और किसी ने किया, ठीक है। तो ऐसा कर कर के आप 4-5 लोग अलग अलग रिसर्चर हैं, आप लोग अलग अलग टाइम पे ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, उसी बंदे का ले रहे हैं, शिव कुमार का ही ले रहे हैं, तो पता चला अमित जो कर रहा है उसमें 120/80 आया, हिना ने किया तो 130/80 आया, अमिता ने किया तो फिर से 130/80, तो चेंजेस हो रहा है। आप सब ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहे हैं सबके में चेंजेस आ रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो दिस इज कॉल्ड द ऑब्जर्वर वेरिएशन। ऑब्जर्वर को अलग अलग मिल रहा है सेम पेशेंट का। नेक्स्ट इज टेक्निकल फॉल्ट। अब बाई इंस्ट्रूमेंट्स, अब आपका बीपी ऑपरेटर्स ही ख़राब है तो ये टेक्निकल फॉल्ट होगा, अंडरस्टैंड। इनकम्प्लीट कवरेज, इट इफ़ 10 आउट ऑफ 100 आर नॉन कोऑपरेटिव। अब आपके 100 सैंपल हैं, 100 सैंपल में से आपके 10 जो हैं वो बाद में नाटक कर रहे हैं, नहीं मेरे को नहीं करना है, मुझे अब नहीं सिलेक्ट होना, मुझे स्टडी में नहीं पार्टिसिपेट करना है, तो दिस विल क्रिएट द इनकम्प्लीट कवरेज, अंडरस्टैंड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सैम्पलिंग एरर्स। ये सैम्पलिंग एरर्स आ सकते हैं आप लोग को ड्यूरिंग दी सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग, ड्यूरिंग योर सैम्पलिंग प्रोसेस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी sampling. Today you are going to complete your sampling techniques and types of sampling techniques. errors पढ़ लिया हमने। I hope कि sampling आप लोग को पूरा क्लियर होगा। इन दिस यूनिट, इसी यूनिट में हमको भी मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शंस लेना है, सो ये मैं नेक्स्ट क्लास में लूँगी। दैट्स ऑल अबाउट द टुडे। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं ये सैम्पलिंग को लेके बहुत सीरियस हूँ क्योंकि ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है। मैं आपका एक टेस्ट भी लूँगी इस पे, तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग ये सब स्लाइड्स पढ़ेंगे और मुझे रिस्पॉन्स करेंगे प्रॉपर, ठीक है। थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट है तो फिर से पूछ लीजिएगा मुझे। थैंक यू सो मच।